नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने पीएम की ओर से लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स बच्चों को भेंट की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पुस्तक महोत्सव की ये कोशिश समाज को नई गति देने का निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान की अवधारणा है जो कि बहुत विराट है। हमारा सबसे अच्छा साथी अगर कोई है तो वो एक अच्छी पुस्तक। युवकों ने यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपील भी की गई है सीएम योगी की तरफ से और कहा गया कि 5 से 6 घंटे स्मार्टफोन को देने की जगह 1 घंटा रचनात्मक पुस्तकों को दें। इससे उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बता दें कि 28 सितंबर तक चलने वाले महोत्सव में लोगों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा और सभी किताबें प्रिंट रेट पर 10% की छूट के साथ उपलब्ध होंगी। तुलसीदास जी क्यों हमेशा के लिए अजरअमर हो गए? क्योंकि उन्होंने लौकिक भाषा, हमारी लौकिक भाषा अवधी थी, अवधी में उन्होंने रामचरितमानस रच करके लोगों को के अंदर उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर पक्ष में राम के चरित्र को उनके अंतर मन में इस रूप में कर दिया। आप देखते होंगे इस पितृपक्ष के साथ ही प्रारंभ हो चुके रामलीलाओं का आयोजन अगले 2-3 महीनों तक गांव गांव में आयोजन होंगे। गांव के ही कलाकार इसके साथ जुड़ेंगे। सामाजिक सौहार्द का और राष्ट्रीय एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण और दूसरा क्या हो सकता है? ये मौलिक कृति की देन होती है। ऐसे ही मौलिक कृति जब भी कोई रचता है, लिखता है, तो न केवल कृति अमर होती है बल्कि उसके रचयिता को भी अमर कर देती है, उसको भी अमर कर देती है। और उस मौलिक कृति को हम अच्छी पुस्तकों के ही सानिध्य में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोमती पुस्तक मेले के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक निरंतरता प्रदान की है। लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लखनऊ में है और फिर नवंबर में गोरखपुर में ये लोग आ रहे हैं। गोरखपुर में भी 9 दिनों तक एक कार्यक्रम चलेगा। मैंने ही उनसे आग्रह किया था गोरखपुर में आने के लिए कि वहां पर भी करिए। और मैं फिर कहूंगा इन बच्चों से, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी एक हद तक हमारे लिए सहायक हो सकती है, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। उस पर कम समय दीजिए। 1 घंटा पर्याप्त है। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी डिजिटल क्लास के साथ आपको जुड़ना है, वर्चुअल क्लास के साथ जुड़ना है, तो आप उसका इस्तेमाल आधा घंटा 1 घंटा कर लीजिए। बाकी आपके 4 घंटे 5 घंटे बचते हैं। उन घंटों में से 1 घंटा अच्छी पुस्तक को, अपने पाठ्यक्रम से इतर किसी अच्छी पुस्तक को अगर आप देखेंगे आपके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पर हजारों पुस्तकें हैं, सैकड़ों प्रकाशक आए हैं, 250 से ऊपर प्रकाशक, लाखों की संख्या में पुस्तकें मौजूद हैं। अगर लखनऊ का हर संस्थान के बच्चे यहां आ जाएं, एक बार देखें, एक एक पुस्तक भी यहां से खरीद करके लेके जाएंगे, तो वह कल्याण ही करेगी, अकल्याण नहीं करेगी। दूसरा, हमने यहां पे बच्चों को कुछ पुस्तकें दी हैं। मुझे अच्छा लगा अभी जब मैं देख रहा था, जब मैं से यहां पर जैसे प्रवेश किया, मैंने सबसे पहले बच्चों को पुस्तकें दी, एग्जाम वॉरियर्स। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो पुस्तक स्वयं लिखी और इतनी व्यवहारिक है कि बच्चे अगर उस पुस्तक के एक एक बिंदु को, जो भी टॉकिंग पॉइंट उसमें है, उसका मनन कर ले, उसको अपने अंतःकरण में उतार ले, तो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की हिचक और उसकी स्वयं की परीक्षाओं की पूरी हिचक उसके मन से दूर हो जाएगी और वह सफलता की नई राह चढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये केवल विचार नहीं है, इस विचार को व्यवहार में उतारने का भी कार्य हमें करना होगा। कोई चुनौती आपके सामने चुनौती नहीं बनेगी। छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक। और मुझे प्रसन्नता है, जब मैं यहां पर आया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी जीवन की सफलता के लिए
एग्जाम वॉरियर के साथ और अन्य ऐसी पुस्तकों को यहां पर वितरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम के ठीक पहले मैंने उत्तर प्रदेश के 10-12 विभागों को मिलाकर के आज से हमने मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मिशन शक्ति में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की थीम के साथ हम इस कार्यक्रम के 5वें चरण को आगे बढ़ा रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है कि गोमती पुस्तक मेले का यह 4th संस्करण है और मिशन शक्ति का 5वां संस्करण का भी मैं थोड़ी देर पहले लॉन्च करके आया हूं। तो दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने सेवा पखवाड़ा के अवसर पर हम सबको एक नारा दिया कि स्वस्थ नारी सशक्त समाज, यानी नारी स्वस्थ होगी तो समाज स्वयं सशक्त हो जाएगा। समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र समर्थ होगा और समर्थ राष्ट्र ही आत्मनिर्भर और विकसित हो सकता है। विकसित भारत के लिए इस प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से इस पुस्तक मेले के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका यह प्रयास समाज को एक नई गति देने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सीतापुर से। बड़ी खबर है, पुलिस चौकी पहुंचे बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी और चौकी इंचार्ज को फटकार लगाई गई है। वीडियो सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी, किसी वसूल की समस्या को लेकर चौकी पहुंचे थे एमएलए, जहां चौकी इंचार्ज को फटकार लगाई गई है क्योंकि समस्या का समय रहते निस्तारण नहीं किया जा रहा था। बड़ी जानकारी, किसी मजदूर की समस्या को लेकर चौकी पहुंचे थे एमएलए, जहां पर चौकी इंचार्ज की लगाई फटकार। चौकी इंचार्ज पर भड़के बीजेपी के विधायक। समय रहते समस्या का नहीं हो पाया था समाधान, जिसके चलते खुद वो चौकी पहुंचे और ऐसे में चौकी इंचार्ज को फटकार लगाई गई। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की आराधना और साधना का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में किए गए व्रत, पूजा पाठ और उपाय तुरंत फल प्रदान करते हैं। इसी को लेकर एचएनएन ने स्वामी दिव्यानंद से खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24x7। 22 तारीख से नवरात्र स्टार्ट होने वाला है और नवरात्र के दिन पूरे लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और इस दौरान माँ धरती पर भी आती हैं और अपने अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी हैं और इनसे जानेंगे कि माँ की आराधना किस तरह करना चाहिए। पहले तो स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद सभी को। माता रानी की कृपा निरंतर आप सबों पर बरसती रहे और निरंतर सराबोर होते रहे। बिल्कुल। माँ का नवरात्र अब स्टार्ट होने वाला है। नवरात्र में विधि विधान के साथ लोग पूजा करते हैं, तो लोगों में ये उत्सुकता रहती है कि हम किस तरह पूजा करें, कैसे पूजा करें। बहुत सही प्रश्न किया है। 22 सितंबर यानी सोमवार के दिन से माँ का आगमन हो रहा है। लोगों के मन में निश्चित उत्सुकता रहती है कि माँ को प्रसन्न कैसे करें। देखिए, 2 पक्ष, अगर धार्मिक पक्ष लेते हैं, सांसारिक व्यक्ति को लगता है माता की प्रसन्नता के लिए हम ऐसी कौन सा भोग, कौन सा पुष्प चढ़ाएं, और हमारे ग्रंथों में, पुराणों में विचार भी है कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प माँ को विशेष प्रिय है, कौन सा भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है। मैं इसे बिल्कुल थोड़ा एक शॉर्ट में बोलूँगा कि देखिए, षोडशोपचार पंचोपचार विधि से पूजन करना ये हमारा शास्त्र कहता है। यथासंभव आपसे जो बन पड़े करें। और जब हम धार्मिक पक्ष, सांसारिक जीवन की बात करेंगे तो कई प्रकार की बातें हैं। मैं उससे हट के बोलना चाहूँगा। पत्र पत्रिकाओं में, टीवी प्रोग्राम में, आपके पुस्तक में, कई जगह आपको मिलेंगे पूजन विधि, बड़ी सामान्य है। लेकिन मैं उससे हट के बताना चाहूँगा, क्योंकि ये
सामान्यतः भक्तों का ये प्रश्न भी होता है कि महाराज जी आप इस बात को बताएं, हाँ, चाहे विभिन्न चैनलों पे चाहे जहाँ भी हो। तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि माँ को क्या अर्पित करें। क्या अर्पित करना, मैं तो बोलूँगा हम कर क्या सकते हैं। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि और ये यहाँ तक कि हमारा श्वास भी, ये सारा रिमोट तो माँ के हाथ पे। हम क्या कर सकते हैं, किंतु है तेरा तुझको अर्पण। आपके ही बागीचे से 2 फूल निकाला और आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कहीं लगता है कहीं ये भाव भी है, श्रद्धा भी है, दूसरा पक्षी थोड़ी चालाकी भी है। हमने दिया क्या, आपके ही बागीचे से, आपके पॉकेट से कुछ पैसा निकाल के, आपके ही खर्च के आपको मैंने चाय नाश्ता करा दिया। तो ये थोड़ी हास्यास्पद लगती है कहीं ना कहीं। मैं सामान्य हट से हट के बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सामान्य लाइन से हट के है, क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा बताना चाह रहा हूँ। जी, विधि तो रहता है, आपने ठीक ही कहा है कि विधि जो रहता है वो तो लिखा हुआ सभी जगह है, लेकिन जो आध्यात्मिक तौर पर देखा जाता है उसको कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। देखिए ऐसा है ना, अगर हम कहें तो एक पक्ष है कि हम भगवान को दे क्या सकते हैं। बाग बगीचे में गए या पुष्प की दुकान पे गए, पता चला सारा निकल गया, समाप्त हो गया, अब तो है नहीं, बचा नहीं, आप तो लेट कर दिए। आप अपने छत पे जाते हैं, बागीचे पे जाते हैं, आंगन में जाते हैं और किसी पौधे से जो कल सोच के रखा था इस अड़हुल के पुष्प को माँ के चरणों में लगाऊंगा कल सुबह, रात को देखा सुबह पुष्प नहीं मिला किसी कारणों से, क्या करेंगे फिर तो व्यक्ति, वो भक्त बिल्कुल रो जाएगा, मन कचोट जाएगा, अब क्या चढ़ाऊं। तो मैं एक बड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ। देखिए, सरल कह देना बड़ा सरलता है, किंतु उस सरलता को प्राप्त करना बहुत कठिन है। एक भक्त अपने आप को कैसे सरल बनाए और उस सरलता से, सहजता से माँ के चरणों तक कैसे पहुँचे। इस सरल भाव से यदि कहे कि मैं अपने हृदय को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। क्यों, ये शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, स्वामित्व नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है 2 घंटे के बाद वो ना रहे, तो फिर शरीर पर भी अपना स्वामित्व नियंत्रण नहीं है। तो क्या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा हृदय वही हमारा, उस पर हमारा स्वामित्व है। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा हृदय, ये तो हम माँ को समर्पित कर सकते हैं। और माँ को चाहिए क्या, माँ तो हमें सब कुछ दे रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी सृष्टि ये हमें उपभोग करने के लिए दी है और उसमें हम आनंद में हमेशा वशीभूत रहते हैं। तो अपने हृदय को माँ को समर्पित कर देना भक्ति भाव से, बस माँ चरणों, बस मेरा हृदय को, मेरी समर्पण भाव को माँ स्वीकार कर लो। अगर माँ स्वीकार कर लेती तो हम धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो जाते हैं। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी कौशल नारायण के। झारखंड में आदिवासी दर्जा देने की मांग को लेकर अब कुर्मी समाज का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो चुका है और इस आंदोलन की आग अब बहुत ज्यादा उठती हुई नजर आ रही है। आदिवासी कुर्मी समाज का आज से रेल टेका आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कुर्मी समाज लगातार यह मांग कर रहा है कि उसे आदिवासी समाज में शामिल किया जाए। लिहाजा कुर्मी समाज का आंदोलन आज कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं टाटी सिलवे रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर अभी स्थिति सामान्य है और पुलिस की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट है कि यदि किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की तो पुलिस पूरे एक्शन मोड में खड़ी है। यहाँ पर टाटी सिलवे जंक्शन के पास आप देखेंगे तमाम पुलिस के फोर्स पोजीशन ले रखा है लोगों ने। अब तक किसी प्रकार की कोई रेल यातायात प्रभावित नहीं हुई है और न ही कुर्मी समाज का कोई लीडर, कोई कार्यकर्ता रेलवे जंक्शन पर देखा जा रहा है। पूरी तरह से रेलवे लाइन साफ सुथरा है, पूरी तरह से आवागमन किसी प्रकार की बाधित नहीं हुई है। आज अब से दिन ढलने के साथ हो सकता है कि कुर्मी समाज के लोग रेलवे जंक्शन पर आकर रेल को प्रभावित करने की कोशिश करें, यातायात को प्रभावित करने की कोशिश करें। यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि पुलिस फोर्स के लोग तैनात हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो से हुई। उन्होंने कहा कि वो टाटी सिलवे से बहुत दूर है
पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है पुलिस। फिलहाल अपने सहयोगी उमेश के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल शांति है टाटी सिल्वे जंक्शन के पास। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आरपीएफ के जवान, झारखंड पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं से किसी प्रकार की कोई लैक्सिटी दिखाई नहीं पड़ेगी। उम्मीद यही है कि लोकतंत्र में सबको अपना आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, यही उम्मीद की जा रही है। टाटी सिल्वे जंक्शन से सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए अजय लाल। झारखंड में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन जारी और इसी क्रम में मुरी जंक्शन में कुर्मी समाज के लोगों ने रेल ट्रैक पर जाम लगाते हुए आंदोलन जारी रखा, जिसमें यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आंदोलन को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रही। राजधानी रांची के जिला स्कूल में कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के 24 जिलों के कर्मचारियों के आने का सिलसिला जारी है और इन कर्मचारियों की मांग है कि सेनावृत्त की उम्र सिर्फ 62 साल और शिशु शेकरण भत्ता लागू किया जाएगा। और इस महासम्मेलन में कई जिलों के कर्मचारी हजारों की संख्या में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। झारखंड कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन आज राजधानी रांची में है और राजधानी रांची में झारखंड के 24 जिला से जो कर्मचारी संघ है और कर्मचारी सदस्य है, ये तमाम यहाँ जुटे हैं और अभी भी जो 24 जिला के जो कर्मचारी है, धीरे धीरे उन लोगों का आने का सिलसिला जारी है। हम तस्वीर सामने दिखाना चाहेंगे कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कर्मचारियों का है। झारखंड में जो कार्यरत कर्मचारी है, इन कर्मचारियों का यह भीड़ है और ये कर्मचारी अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से मांग कर रहे थे और ये इनका 5वां और अंतिम सम्मेलन है। इसमें इन लोगों का जुटान हुआ और इस जुटान में वो अपनी मांगों को लेकर आश्वस्त है कि इस बार मंत्री इनकी मांग को पूरा कर देंगे। आप लोगों का यहाँ जुटान हुआ है, फिर से कर्मचारियों का यहाँ जुटान हुआ है। झारखंड में कर्मचारियों संघ आज यहाँ जुटान हुआ है। झारखंड में आज यहाँ कर्मचारियों संघ का जुटान हुआ है, क्या कुछ मकसद है? आज हम लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आए हैं। हमारी मांग है हमें जो पेंशन 62 इयर्स में हमें चाहिए, तो हमारा जो अवधि 60 इयर्स होता है उसको 62 इयर्स और हमें शिशु शिक्षण भत्ता चाहिए। ये सारी हमारी 13 सूत्री मांग है, उसी को लेकर हम लोग सभी यहाँ पर विभिन्न जिला से आकर यहाँ जमा हुए। आज मांग आप लोगों का है, लगातार इसमें मांग जारी था, क्या उम्मीद है कि आज पूरा हो सकता है, क्योंकि मंत्री भी यहाँ आने वाले हैं? हाँ होगा पूरा, जरूर होगा, विश्वास है। हाँ, और कुछ कहेंगे सरकार? बस हम लोग का पूरा कर दी जो मांग है, अभी जो रखा गया है वो पूरा हो जाए। लगातार आप लोग मांग रख रहे थे, आप लोगों की मांग सरकार ने एक तो सबसे बड़ी है कि पेंशन, पुरानी पेंशन लागू कर दी है। अब क्या उम्मीद जग रहा है, क्या जिस तरह से 24 जिला से यहाँ लोग जुटे हैं, सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि झारखंड से हमारी मांगों को मांगते आ रही है और आएगी और हमको देगी। हम सरकार के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे और चल रहे हैं, सरकार के साथ है। और अभी भी लोगों की जो काम करते हैं, कर्मचारी संघ है और सरकार की कार्य में ये अपना सहयोग करते हैं और उम्मीद है आज लोगों का यहाँ जुटान हुआ है। झारखंड से प्रत्येक अलग अलग जिलों से कर्मचारी यहाँ जुटे हैं। क्या कुछ वार्ता है, क्या कुछ बातें? हाँ, बातें हम हमारी 13 सूत्री मांग को लेके यहाँ पे जमा हुए हैं। सभी को आशा है कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। सभी जिलों से इतने लोग एकजुट हुए हैं तो हो जाएगी। देखिए, एक ही मंच पे यहाँ कर्मचारी हैं और यहाँ जो राज्य के मंत्री हैं और सांसद हैं, ये भी इसी मंच पर जुटे हैं और यहाँ कर्मचारियों का यह विश्वास है कि आज सरकार इनकी मांग को पूरी करेगी। और ये लगातार जो 4 बार से 4 लोगों की मांग जारी था और आज इनकी उम्मीद जगी है कि कहीं न कहीं सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी। जिस तरह से पुरानी पेंशन को सरकार लागू हुई थी और ये उम्मीद है कि आज भी इनकी जो MSc और कहे तो जो 62 साल का रिटायरमेंट का है और वही बच्चों के लिए
जो शिशु शिक्षण भत्ता की बात कह रहे हैं, ये मुख्यतः 3 मांग है और ये तीनों मांगों की उम्मीद है कि सरकार मान ली जाएगी। अब देखने वाली बात क्या होगी, सरकार और कर्मचारी एक मंच पर है और इस पर क्या बातें निकलकर सामने आती है। रांची से अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ जयंत कुमार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।